तो हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया होंगे, उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। तो ये थंबनेल पर देखकर आपको पता चल गया हो कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? या जो ये स्क्रीन है उस पर भी देख करके पता चल गया होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखो भाई, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है अपना लोग का हिंदी का चैप्टर 1 का है, ठीक है? हिंदी जो चैप्टर 1 है उसका फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो यही है श्रम विभाजन जाति प्रथा, ठीक है? श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक की बात करें तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक जो है उसका नाम है भीमराव अम्बेडकर। क्या नाम है? भीमराव अम्बेडकर। अब देखो, कोई चीज़ जो हम लोग पढ़ते हैं तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में विशेषकर हम लोग को क्या होता है कि एक जो होता है एक होता है पदखंड और एक होता है गदखंड, ठीक है? तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो गदखंड पढ़ रहे हैं, ठीक है? अभी जो हम लोग का मेन मोटिव है गदखंड, ठीक है? तो अभी गदखंड पढ़ रहे हैं और ये गदखंड जो है उसका पहला अध्याय है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक की बात करें तो जैसे कोई भी एक चैप्टर लेते हैं तो सबसे पहले 3-4 जगह महत्वपूर्ण होता है, 3 जगह महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के लिए। सबसे पहले जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है लेखक परिचय से। किससे? लेखक परिचय से। और सेकेंड नंबर जो आता है वो पाठ के अंदर से आता है, पाठ के अंदर से। और थर्ड नंबर जो आता है वो प्रश्नोत्तरी से आता है, ठीक है? तो हम लोग तीनों एक एक करके पढ़ेंगे, लेखक और जो है पाठ पूरे पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तरी भी करेंगे, सारा चीज़ करेंगे। तो वीडियो के अंत तक में बने रहो, सारा चीज़ एकदम समझ में आ जाएगा अच्छा तरीके से, ठीक है? अगर नोट्स लेना है तो व्हाट्सएप टेलीग्राम वगैरह जो भी होता है आप उसमें जुड़ जाइएगा, ठीक है? तो लाइक सब्सक्राइब जो भी होता है आप लोग कर दीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। देखिए, सबसे कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पाठ का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम मतलब क्या होता है? श्रम मतलब होता है काम, और विभाजन मतलब क्या होता है? विभाजन मतलब होता है बांटना, ठीक है? और जाति का मतलब होता है कि वही जाति धर्म जिसको मानते हैं, और प्रथा मतलब होता है के अनुसार मान लो, ठीक है? तो इसका जब हम पूरा निकालते हैं अर्थ तो क्या निकलता है? श्रम के अनुसार यानी श्रम के अनुसार जो काम को बांटना है। श्रम मतलब क्या होता है? काम होता है। तो काम को जो है जाति के अनुसार बांटना होता है, ठीक है? इसका मतलब क्या होगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा जो हो गया, इसका मतलब होगा कि जो अपना लोग का श्रम है यानी काम है उसको एक विशेष जाति के अनुसार बांटना। यानी मान लेते हैं यहाँ पर कि कोई एक विशेष जाति ले लेते हैं, जैसे जाति का बात करें तो जाति ले लेते हैं नाई, ठीक है? जाति कौन ले लेते हैं? जाति ले लेते हैं नाई। नाई का जो सामान्यतः काम क्या होता है अपना लोग के समाज में? बाल काटना। अब देखिए कि ये विशेषतः नाई जो है वो बाल काटने का काम करते हैं, ठीक है? और देखिए मजदूर क्या होता है? मजदूर जो है वो मजदूरी करते हैं। तो ये जो है विशेष जो जाति यानी मजदूर जाति के लोग मजदूरी करेंगे, यादव जाति के लोग जो है वो दूध बेचेंगे, नाई जो है बाल काटेंगे। यही जो एक विशेष जाति के अनुसार जो काम बटा हुआ है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? यही जो है इसी को बोलते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा यानी श्रम के जो है काम जो है वो जाति के अनुसार जो है बांटना ही क्या कहलाता है? श्रम विभाजन जाति प्रथा। तो इस जो पाठ का जो मतलब है वो अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, ये आशा है, ठीक है? इसका लेखक जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो लेखक जो है उसका नाम है, लेखक क्या है? लेखक है भीमराव अम्बेडकर। इस श्रम विभाजन जाति प्रथा की जो है लेखक है वो भीमराव अम्बेडकर है, ठीक है? तो भीमराव अम्बेडकर के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। अब देखिए लेखक परिचय में यहाँ पर क्या कहता है कि मानव मुक्ति पुरोधा, ठीक है? भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ऐसे करके बनता है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है, ठीक है? मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? तो आपको जवाब देना होगा, क्या जवाब देना होगा यहाँ पर? भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है? भीमराव अम्बेडकर को। आगे प्रश्न आपको ऐसे बनेगा, ठीक है, कि 14 यानी भीमराव अम्बेडकर का जो है जन्म, भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म वो कब हुआ था? तो आपको जवाब देना है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। क्या जवाब देना है? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, ठीक है? आगे की बात करें तो आगे में भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? ऐसे करके क्वेश्चन आएगा कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको जवाब देना है मध्य प्रदेश के महू में। यानी मध्य प्रदेश एक क्या है? राज्य है,
ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के महू एक जगह है, वहीं पर इसका जन्म हुआ था भीमराव अंबेडकर जी का। आगे है कि आगे देखिए, ये प्रारंभिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पाकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, फिर वहाँ से लंदन गए। यानी प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या होगा कि प्रारंभिक शिक्षा मतलब हो गया 1 से 10 क्लास तक, आप मान लीजिए ये प्रारंभिक शिक्षा हो गया। ठीक है, यानी अभी जो अपना लोग 10वां कर रहे हैं, ठीक है, आप ये क्या हो गया प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत हो गया, पहला से 10वां तक आप मान सकते हैं। तो ये प्रारंभिक शिक्षा किए। ठीक है, उसके बाद ये बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से क्या हुए, ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए, न्यूयॉर्क गए, फिर वहाँ से कहाँ गए, लंदन गए। आपसे पूछा जाएगा किसके प्रोत्साहन से भीमराव अंबेडकर जो है वो विदेश पढ़ने गए, तो आपको सीधा जवाब देना है बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से। किसके प्रोत्साहन से, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से। आगे है कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए, तो आपको पहले लगाना है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले वो न्यूयॉर्क गए, अमेरिका गए, फिर वहाँ से क्या हुए कि लंदन गए। ठीक है, यहाँ से इस लाइन से अपना लोग को 3 क्वेश्चंस बनते हैं। आगे है कि कुछ दिनों तक, यहाँ पर देखिए कि कुछ दिनों तक वकालत करने के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन्होंने अछूतों, स्त्रियों तथा मजदूरों के मानवीय अधिकार सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। अब देखिए कि ये क्या किया कि कुछ दिन वकालत भी किया। अब पूछा जाएगा भीमराव अम्बेडकर जो है कुछ दिन क्या किए, यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पेशे से क्या थे, तो आप लोग जवाब में ये लिख सकते थे कि पेशे से ये जो है वकील थे, यानी वकालत किए थे, यानी ये वकालत किए थे यानी वकील थे। ठीक है, तो ये वकील थे। उसके बाद वकील बन के यह क्या किया कि अछूतों, जो अछूत है, जो स्त्री है, जो मजदूर है, इसके जो मानवीय अधिकार है उसके सम्मान दिलाने के लिए क्या किया, अथक प्रयास किया, अथक संघर्ष किया। ठीक है, और भीमराव अम्बेडकर का जो है निधन यानी उसकी मृत्यु कब हो गई, तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। आपसे पूछा जाएगा कि भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु जो कब हुआ, तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को, आपको ये लगाना है। ठीक है, तो यहाँ तक में अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं हुई होगी, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि आपसे पूछा जाएगा कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि मानव मुक्ति का पुरोधा जो है वो कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, आगे आपसे पूछा जाएगा कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो आपका जवाब आना चाहिए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद आगे आपसे फिर पूछा जाएगा कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था, तो आपका जवाब आना चाहिए मध्य प्रदेश के महू में। ठीक है, आगे आपसे पूछा जाएगा कि ये किसके प्रोत्साहन से जो है वो विदेश पढ़ने गए, तो आपका आंसर होना चाहिए बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से। आगे है कि ये विदेश कहाँ गए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो आपका आंसर होना चाहिए न्यूयॉर्क, अमेरिका। ठीक है, फिर वहाँ से कहाँ गए, तो लंदन गए। 2 जगह गए, पहले न्यूयॉर्क गए, उसके बाद लंदन गए। अब कुछ दिनों तक वकालत, यानी ये क्या किए, यानी इसका पेशा की बात करें तो ये वकील थे, वकालत करते थे। ठीक है, इन्होंने किसके किसके लिए काम किया, तो इन्होंने बहुत गरीब, अछूत, स्त्री तथा मजदूर के लिए काम किया, यानी उसके सम्मान दिलाने के लिए ये पूरा अपना अथक प्रयास किया। ठीक है, आगे आपसे पूछा जाएगा कि इनका निधन कब हुआ, तो इसका निधन जो है, इसका मृत्यु की बात करें तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी इसकी रचनाओं के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी प्रमुख रचनाएं की बात करें तो इसकी प्रमुख रचना जो है वो फर्स्ट नंबर में द कास्ट इन इंडिया। ठीक है, द कास्ट इन इंडिया। सेकेंड जो है उसका देयर मैकेनिज्म। आपसे पूछा जाएगा द कास्ट इन इंडिया किसकी रचना है, तो आपको जवाब देना है, क्या जवाब देना है, भीमराव अम्बेडकर। पूछा जाएगा देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किसकी रचना है, भीमराव अम्बेडकर। हु आर शूद्रास किसकी रचना है, भीमराव अम्बेडकर के। ठीक है, उसके बाद बुद्धा एंड हिज धम्मा हो गया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो गया, द अनटचेबल हो गया, हु आर दे। उसके बाद हो गया कि द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस। उसके बाद हो गया द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन। तो ये सब जो रचना है ये सब किसके द्वारा किया गया है, तो ये सब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है उसकी रचनाओं के बारे में बताइए, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म। उसके बाद हो गया जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर शूद्रास, बुद्ध एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल, हु आर दे, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस। उसके बाद द राइज एंड द फॉल ऑफ हिंदू वुमेन आदि। तो ये सब रचना जो है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हो गए। आपसे पूछा जाएगा
तो ये आप लोगों पर लिख सकते हैं। आप इसकी जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सब इसका जो है PDF वगैरह आपको यहाँ पर लेना है तो आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह चैनल वगैरह में, ठीक है। अगर आपको बैकग्राउंड ध्वनि वगैरह आवाज़ आती रहेगी तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा, मैं बहुत जल्दी माइक का व्यवस्था कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए पाठ परिचय। अब पाठ से अपना लोग परिचित होने वाले हैं, ठीक है। इस पाठ में जो भी बातें बताई गई है सारा चीज़ इसमें आप अपना लोग करने वाले हैं। आगे देखिए पाठ परिचय में कहता है कि प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक विख्यात भाषण एलिमिनेशन ऑफ कास्ट का अंश है। ये भाषण जो है वो किस जो है कास्ट का अंश है, सॉरी ये विख्यात भाषण यानी प्रस्तुत पाठ जो है विख्यात भाषण का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश है, ठीक है। पूछा जाएगा ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस भाषण का अंश है, तो आप लोग का जवाब आना चाहिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या आना चाहिए? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अब देखिए यह भाषण लाहौर में जाति पाति तुरक मंडल के वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था। आपसे पूछा जाएगा यह भाषण जो है वो कहाँ पर के लिए तैयार किया गया था, तो आपको यह भाषण जो है लाहौर के लिए तैयार किया गया था, आपको ये जवाब वहाँ पर लिखना है, ठीक है। और इस भाषण का जो है किस सम्मेलन था, तो यहाँ पर आपको जवाब देना है जाति पाति तोरक मंडल। नाम क्या था उसका? जाति पाति तोरक मंडल वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था। आगे आयोजकों की सहमति न बनने के कारण वार्षिक सम्मेलन स्थगित हो गया। जो वहाँ पर आयोजक थे उसका क्या हुआ कि सहमति नहीं बना, सहमति अगर वहाँ का नहीं बना इसीलिए यह भाषण जो वहाँ पर स्थगित कर दिया गया, यह भाषण नहीं हुआ और यह पढ़ा ना जा सका। ये भाषण तैयार किसके लिए किया गया था, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ये अंश है और ये जाति पाति तुरक मंडल जो लाहौर में होना था उसके लिए तैयार किया गया। लेकिन यहाँ पर जो आयोजक थे उसका सहमति नहीं बना, जिसके कारण यह सम्मेलन नहीं हुआ और यह पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बात सारे समझ में आ गई होगी। आगे है कि लेखक ने जातिवाद के आधार पर की जाने वाली असमानता का विरोध किया। इस जो पाठ के लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने क्या किया कि जाति के आधार पर की जाने वाली जितनी भी असमानता है, यानी जो भी जाति होती है जिसको नीचे अछूत माना जाता है वगैरह वगैरह, तो जितने भी जाति है जिसको अछूत वगैरह माना जाता है, तो जिसको असमानता किया जाता है उसका विरोध किया इस पाठ में, ठीक है। इस आलेख के माध्यम से लोगों में मानवीयता, सामाजिक सद्भावना, भाईचारा जैसे मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया गया। इस पाठ में क्या किया गया है कि सामाजिक सद्भावना, भाईचारा जैसे मानवीय गुणों के विकास करने का प्रयत्न किया गया। आगे है कि लेखक का मानना है कि आदर्श समाज में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा का होना आवश्यक है। आगे पूछा जाएगा आपसे कि लेखक का मानना इसमें क्या है, तो आपको जवाब देना है कि लेखक का मानना है कि आदर्श समाज में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का होना आवश्यक है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि आदर्श समाज में किस चीज़ का होना आवश्यक है, तो आप जवाब दोगे कि आदर्श समाज में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का होना अनिवार्य है या आवश्यक है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है कि पाठ का सारांश, ठीक है। वो पाठ का जो है परिचय था, इस पाठ में क्या क्या आपको देखने वाला है, क्या क्या यहाँ पर ये जो है पाठ किस पाठ का जो है अंश है, किस भाषण का अंश है, सारा चीज़ इसमें बताया गया था पाठ परिचय में। अब पाठ का सारांश जो है वो क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। पाठ का सारांश अगला टॉपिक है अपना लोग का पाठ का सारांश। देखिए प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता के खिलाफ अपना विचार प्रकट किया है। ये जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है, इसमें क्या किया गया कि लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता है, ठीक है, उसके खिलाफ अपना विचार प्रकट किया इस भाषण में या इस जो है निबंध में या इस पाठ में, आप जो भी कह सकते हैं। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक है। जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसका कहना है कि जो आज के दिन है, आज के समय है, आज के परिवेश है, उसमें कुछ लोग जो है जातिवाद के जो है कटु समर्थक है, यानी जातिवाद के समर्थक है। उसके अनुसार कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। यानी आजकल जो लोग हैं उसके अनुसार क्या है कि जो कार्य में कुशलता के लिए क्या है जातिवाद आवश्यक है। यहाँ पर ट्विस्ट है, आपको यहाँ पर समझना है। यहाँ पर कहा क्या गया है कि मान लीजिए कोई नाई है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई नाई है, तो इसमें कहा गया है कि अगर ये नाई है तो इसका मान लीजिए ये संतान है, ठीक है,
तो मान लीजिए ये नाई है और इसका संतान है, अगर इसको पता होगा कि मेरे को पहले से यही काम करना है, ठीक है, नाई वाला, ये दोनों को पता होगा, तो ये क्या होगा, बचपन से ही उस काम पर ध्यान देगा और कार्य में क्या होगा, कुशल होगा। यहाँ पर यह बात कहा गया है कि अगर जाति के अनुसार जो है श्रम का विभाजन होता है तो उसमें क्या होता है कि कार्य कुशलता होता है, कार्य कुशलता होता है, यानी उसको पहले से पता चल जाता है कि मेरे को ये काम करना है, तो उस कार्य में क्या होता है, कुशल होता है। यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। आगे है कि कहता है कि क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन की ही दूसरा रूप है। अब देखिए जाति प्रथा क्या होता है कि श्रम के विभाजन का ही दूसरा रूप होता है, क्योंकि जाति के अनुसार जो है वो श्रम का विभाजन किया जाता है इस समय, इसीलिए जाति प्रथा क्या होता है कि श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। यानी कोई जाति मान लेते हैं विशेष होता है, जैसे यादव होता है तो यादव का काम होता है दूध बेचना, ठीक है। तो ये जाति प्रथा की बात करें विशेषकर तो जाति प्रथा क्या होता है, श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप होता है, ऐसा जो है लेखक का मानना है। आगे देखिए, आगे है कि लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन के का रूप लिए हुए। श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। यानी ये जो जातिवाद के कटु समर्थक है, जातिवाद के समर्थक है, उसका कहना है कि श्रम विभाजन सभ्य समाज के लिए जो है वो आवश्यक है, ठीक है। ये जो है ये कहना किसका है, ये कहना है जो उसका समर्थक है उसका। यहाँ पर लिखा है कि परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। जो यहाँ पर लेखक का मानना है कि परंतु भारत की जाति प्रथा, जो भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन करती है। यानी मान लीजिए कि कोई आदमी है नाई का बेटा, मान लीजिए कोई आदमी है नाई का बेटा और कोई आदमी है मजदूर का बेटा। अगर नाई को नाई वाला काम करना में अच्छा नहीं लगे, उसको अगर नहीं आए, वो काम करना में उसको अच्छा नहीं लगे, उसको वो काम करना आए ही नहीं, तो मान लीजिए उसका क्या होगा, वो बेरोजगार ही बैठेगा ना। मान लीजिए मजदूर का बेटा, उसको मजदूरी करने में अच्छा नहीं लगे, वो पढ़ना लिखना चाहे, तो वो क्या करे, यहाँ पर बेरोजगारी भी उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो लेखक का यहाँ पर ये मानना है कि यहाँ पर देखिए कि श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, परंतु जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। जो श्रमिक होता है, अगर हम उसका विभाजन जाति प्रथा के अनुसार करते हैं तो वो क्या होता है, उसका अस्वाभाविक विभाजन हो जाता है, ठीक है। और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। अगर हम जाति के अनुसार जो है हम लोग वर्ग काम को बांटते हैं तो वो क्या करता है कि इसको ऊंच नीच भी क्या करता है, करार देता है। इसमें किसी को लगता है कि वो अच्छा काम कर रहा है तो वो ऊंच हुआ, और वो नीचा काम करना है तो वो नीचे जाति से हुआ, ठीक है। यहाँ पर है कि लेखक कहते हैं कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। लेखक जो भीमराव अम्बेडकर है वो कहते हैं कि जो ये जाति के अनुसार जो है श्रम का विभाजन जो हो रहा है वो विश्व के किसी भी समाज में नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, हमारे समाज में होता है। आगे कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यहाँ पर आपको मैं बताया कि अगर मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है काम, तो क्या होगा, वहाँ पर बेरोजगारी पैदा होता है। मान लीजिए कि फिर से वही उदाहरण, मान लीजिए ये है मजदूर को मजदूरी करना, मजदूरी में रुचि नहीं है, ठीक है। मजदूर को क्या है कि मजदूरी में रुचि नहीं है, मजदूर को मजदूरी में रुचि नहीं है, तो वो क्या होगा, यहाँ पर दूसरा काम उसको समाज नहीं करने दे रहा है और उसको इसमें रुचि नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ पर वो बेरोजगार हो जाएगा ना। तो ये जो है क्या कहता है कि यदि जाति प्रथा को श्रम विभाजन भी मान लिया जाए तो स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जाति प्रथा मनुष्य की रुचि पर आधारित ही नहीं होता है। इसीलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों की रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा या कार्य चुनने के योग्य बनाए। जो सक्षम समाज होता है
उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए कि व्यक्तियों की रुचि या क्षमता के अनुसार जो है उसका पेशा या कार्य चुनने को दिया जाए या उसके योग्य बनाया जाए। आगे है कि इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने को मजबूर होना पड़ता है। यानी बात करें कि ये जो जाति प्रथा है इसका सबसे बुरा बात यह है कि इससे जो है मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर का जो पेशा है उसको अपनाने पर मजबूर होना पड़ता है। ठीक है, और यह है कि जाति प्रथा में गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, जो अन्यायपूर्ण है। जाति प्रथा में क्या होता है कि जब मनुष्य इस दुनिया में रहता भी नहीं है तभी से उसका क्या होता है कि काम जो है वो निर्धारित कर दिया जाता है। यह क्या है, एक व्यक्ति के लिए अन्याय है। ठीक है, आगे है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण नहीं करती बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशे में बांध देती है। जाति प्रथा क्या होती है कि पेशे को दोषपूर्ण निर्धारण नहीं करती बल्कि जीवन भर के लिए एक मनुष्य को वही एक के पेशा में बांध देता है। ठीक है, इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाता है तो लोग भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है। ठीक है, लोगों को भूखे मरने के अलावा कोई चारे नहीं रह जाता है। आगे है कि क्योंकि खास पेशे में बंधे होने के कारण वह बेरोजगार हो जाते हैं। यहाँ पर ये उदाहरण बहुत बार मैं लेकर के आप लोग को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति को एक काम में रुचि नहीं रहता और दूसरा काम उसको समाज करने नहीं देता है तो वो क्या होता है, किसी खास एक पेशे में बंधे होने के कारण वो क्या हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है। हिंदू धर्म जाति प्रथा, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को उसका ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसके पैतृक पेशा ना हो। हिंदू धर्म जो होता है, ठीक है, वो किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा नहीं चुनने देता है जो उसके पिता का जो है पेशा नहीं हो, उसके खानदान का पेशा नहीं हो, भले वह उसमें जाहिर या परंपरागत क्यों न हो, भले वह उसमें माहिर यहाँ पे जाहिर पढ़ा गया, भले वह माहिर या परंपरागत क्यों न हो। अर्थात आप किसी कार्य में कितना भी अच्छा होते तो क्या हुआ, जाति प्रथा के अनुसार अपने माता पिता का ही पेशा अपनाना पड़ता है। यानी कोई भी समाज कोई भी काम में आप जो है कितना भी अच्छा क्यों ना हो आपको वो काम नहीं करने दिया जाएगा। आपको क्या किया जाएगा, ठीक है, आपको क्या किया जाएगा, जो अपने पिता का ही पेशा जो है आपको चुनना पड़ेगा। ये पहले ये सब समाज में बहुत ज़्यादा हुआ करता था लेकिन अब उतना नहीं होता है, आप काम कर सकते हैं, उतना भीमराव अंबेडकर साहब का ही ये देन है। ठीक है, आगे लेखक कहते हैं कि भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति ना होने के कारण बेरोजगारी होती है। जो लेखक जो कहते हैं, जो भीमराव अंबेडकर जो है वो कहते हैं कि भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं है, इसके कारण जो है लोग बेरोजगारी हो जाते हैं। ठीक है, बेरोजगार हो जाते हैं। जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थावश करते हैं। इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति की अस्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। ठीक है, आगे देखिए कि कहता है कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन, जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है बल्कि वो अपने पिता के पेशा में बन जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाले का दिल न लगता न दिमाग लगता है, जो पिता के पेशा को चुनना पड़ता है, अगर उसको उस पेशा में काम करने में मन नहीं लगता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो उसमें उसको रुचि ही नहीं रहता है तो वहाँ पे उसको काम करने में भी दिल नहीं लगता है और दिमाग भी नहीं लगता है। आगे कि कोई कुशलता भी प्राप्त नहीं की जा सकती, इसीलिए लेखक कहते हैं कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। ठीक है, आगे है कि समाज के रचनात्मक पहलू, समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, समता, भाईचारा को महत्व दिया जा रहा हो। ठीक है, इसमें रचनात्मक पहलू पर जो है विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है कि जिसमें स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, भाईचारा हो गया, इस पर महत्व दिया जा रहा। लेखक भाईचारे की तुलना में दूध पानी का मिश्रण से किया है। ये भाईचारे
को दूसरा लोकतंत्र कहते हैं। लेखक अंत में कहते हैं कि समाज में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना रखना चाहिए ताकि समाज में जाति प्रथा का अंत किया जा सके। ठीक है, लेखक अंत में क्या कहते हैं कि समाज अंत में कहते हैं कि समाज में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना रखना चाहिए ताकि समाज में जाति प्रथा का अंत किया जा सके। तो यह थी हमारी चैप्टर 1 के जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा होते हैं, जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, उसका सारा विश्लेषण चैप्टर 1 का हम लोगों ने आज की इस वीडियो में कर डाला। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा भी इसमें से आपको कुछ समझ में आया होगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, आगे और ऐसी वीडियो आती रहेगी। इसका हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे, उसके बाद संस्कृत पे आएंगे, साइंस मैथ सारा चीज़ का हम लोग तैयारी करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत कम समय में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई बात नहीं। आपको अगर नहीं करने का भी मन होगा तो कोई बात नहीं, चलेगा, नहीं कीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के में, तब तक के लिए धन्यवाद।